नमस्कार, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोन्स के एबीसीडी के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि लोन्स का एबीसीडी क्या है? चिंता मत कीजिए, मैं आपको ए, बी, सी और डी इन चारों के मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये वीडियो एक 3 वीडियो सीरीज़ का पार्ट है जो कि मैं बिल्कुल बना रही हूँ लोन प्रोडक्ट्स या डेट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं ए से। ए है अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस यानी ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी ही होनी चाहिए। ये टर्म्स कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि अगर कोई आपके सामने इनका जिक्र करे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे अमोर्टाइजेशन से। अमोर्टाइजेशन एक ऐसा शेड्यूल होता है, एक ऐसा प्लान होता है जिसमें कि आप लोन को किस तरह से रीपे करेंगे वो मेंशन्ड होता है। इसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के हिस्सों के बारे में लिखा हुआ होता है। आपको जानकारी मिलती है कि आपको हर महीने कितने पैसे देने हैं लोन को वापस करने के लिए। जब लोन आपका शुरू होता है उस वक्त इंटरेस्ट का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर्ड विद प्रिंसिपल के हिस्से से, और इस पूरे शेड्यूल को या इस पूरे प्लान को अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे टर्म की जो कि है रीफाइनेंसिंग। अगर मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है और उस पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी और लेंडर के पास, किसी और बैंक या एनबीएफसी के पास जाकर उस लोन को रीफाइनेंस करा सकते हैं। इसका मतलब कि जो आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है उसको बंद करा के आप दूसरे लेंडर से जो कि आपको कम रेट पर लोन दे रहा है आप वो शुरू करवा सकते हैं, और इस पूरी चीज़ को रीफाइनेंसिंग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे टर्म की जो कि है मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम वो समय होता है जब आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती लोन के प्रति कोई भी पेमेंट करने की। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑल्दो ये अलाउड तो है कि आप मॉरेटोरियम पीरियड में कोई पेमेंट ना करें, लेकिन इस वक्त भी आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्रू होता रहता है। अब हम बात करेंगे अपने चौथे टर्म की जो कि लास्ट टर्म भी है, प्रीपेमेंट के बारे में। प्रीपेमेंट वो होता है जब आप आपके शेड्यूल से पहले ही कोई पेमेंट आपके लोन के प्रति करते हैं। जैसा कि हमने पहले टर्म में देखा था कि अमोर्टाइजेशन एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है जो कि हमारे और जो कि लेंडर होता है उसके बीच में पहले से ही अग्रीड अपॉन होता है। लेकिन अगर मैं इस शेड्यूल से हटकर कुछ अलग से पेमेंट करना चाहती हूँ अपने लोन के लिए तो वो मैं कर सकती हूँ और उसे प्रीपेमेंट कहा जाता है। ज़्यादातर लोग जिन्हें की बोनस मिला होता है या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है जो कि बिकी होती है और उससे कुछ विंडफॉल गेन्स आए हुए होते हैं, तो लोग इन तरह की स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं प्रीपेमेंट करने के लिए अपने लोन के प्रति। अब हम बात करेंगे बी की जो कि है बोरोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लोन्स के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, लोन हमें कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए नहीं लेना चाहिए जो कि हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस का पार्ट होती हैं। अगर हमें अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए लोन लेना पड़े, इसका मतलब ये है कि शायद हम हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उनके बियॉन्ड जीने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें हमेशा लोन ऐसे एसेट्स के लिए लेना चाहिए जिनका कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता हो, जैसे कि रियल एस्टेट। आप लोन ऐसी चीज़ों के लिए भी ले सकते हैं जो कि आपको कुछ नई स्किल्स सिखाएं, जैसे कि एजुकेशन लोन, या फिर जो कि आपको डेली की ज़िंदगी में हेल्प करें, जैसे कि एक कार, थ्रू अ कार लोन। तीसरी चीज़, हमें लोन कभी भी रिस्की प्रपोजिशंस के लिए नहीं लेना चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग। लोन्स लोग ऑल्दो ये परमिटेड है, लोन्स लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी लेते हैं जिसे मार्जिन ट्रेडिंग कहा जाता है। पर आप याद रखिएगा कि ये बहुत रिस्की होता है। इसकी वजह से आपकी जो पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पूरी खतरे में आ सकती है। चौथा पॉइंट ये है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से इन्हें यूज़ करना चाहिए।
अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे 3% पर मंथ का रेट चलता है, तो एनुअली अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो कुछ 40% हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए अनसिक्योर्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स को बहुत ज़्यादा सतर्कता और सावधानी से यूज़ करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी अपने फाइनल पॉइंट की, जो कि है हमारा 5वां पॉइंट। जो लोन का टेन्योर होता है वो आपको बहुत सोच समझकर आपके लेंडर के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। अगर आप सोचें कि लोन का टेन्योर मैं बहुत कम रखूं ताकि बहुत जल्दी जल्दी मैं इसकी पेमेंट कर पाऊं, तो ऐसा हो सकता है कि जो मंथली पेमेंट आपकी बन के आए वो बहुत ज़्यादा आए, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है उसको हर महीने पे करने के लिए। इसका ऑपोजिट ये है कि आपने बहुत ही लंबा टेन्योर रख लिया, जिसकी वजह से आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से सोच विचार करके ही डिसीजन लेना चाहिए कि आपके लोन का टेन्योर कितना हो। एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगी कि लोन का टेन्योर अगर आप लंबा रखेंगे और साथ में आपके लेंडर के साथ प्री पेमेंट कंडीशंस को नेगोशिएट कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। ऐसे में क्या होगा कि लंबा टेन्योर होने की वजह से आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन कम होगा। साथ में जब भी आपको कहीं से कुछ विंडफॉल गेन आया या कहीं से इकट्ठा पैसे आए, तो आप प्री पे कर सकते हैं अपने लोन के प्रति। अब हम बात करेंगे सी की। सी यानी कि कैटेगरीज। लोन्स की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन करेंगे हम इस बेसिस पर कि लोन में किस टाइप का एसेट इन्वॉल्व है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला सिक्योर्ड लोन्स और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये सिक्योर्ड होते हैं किसी चीज़ से, किसी एसेट से, जैसे कि गोल्ड लोन्स, जैसे कि हाउस लोन्स, जैसे कि ऑटो लोन्स। तो जो लेंडर होता है, जो कि कोई बैंक हो सकता है या फिर कोई एनबीएफसी, उसके पास बहुत कंफर्ट होता है, क्योंकि एक एसेट है उनके पास आपको लोन देने के लिए। अगर कल को आप लोन देने में असक्षम रहे, तो जो भी लेंडर है वो उस एसेट का चार्ज लेकर उसको बेच के लोन का अमाउंट रिकवर कर सकता है। क्योंकि लेंडर के पास काफ़ी कंफर्ट होता है इस मामले में, इसलिए ऐसे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली कम होता है। अब हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन्स की। अनसिक्योर्ड लोन्स के भी नाम से पता चलता है कि इनके पीछे कोई एसेट या कोई चीज़ नहीं होती। इस वजह से ये थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं लेंडर्स के लिए, जिसकी वजह से इन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रिलेटिवली हायर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। अभी अभी हमने कैटेगरीज को समझा है। मैं अब आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी। पहला, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्क के। अगर आपसे जुड़ा रिस्क ज़्यादा है लेंडर के लिए, तो लेंडर जो आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो भी ज़्यादा ही होगा, एंड वाइस वर्सा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अनसिक्योर्ड लोन्स को आपको ट्राई करना चाहिए कि आप बिल्कुल मिनिमम रखें। अगर किसी कारणवश आपको अनसिक्योर्ड लोन्स लेने भी पड़ जाते हैं, तो भी आपको ट्राई करना चाहिए कि आप जल्द से जल्द उन्हें चुकाएं, क्योंकि उन पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आएंगे हमारी दूसरी कैटेगरी पे, जिसका की क्लासिफिकेशन हम करेंगे इस बेसिस पे कि आपके लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या है। पहला होता है फिक्स्ड रेट लोन। जैसा कि इसका नाम ही बताता है, आपके लोन के पूरे टेन्योर पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा पता रहेगा कि आपको मंथली बेसिस पे कितनी पेमेंट करनी है लोन को रीपे करने के लिए। जो दूसरी कैटेगरी है वो है वेरिएबल रेट लोन्स की। अभी इसमें ऐसा होता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो पूरे लोन के दौरान चेंज होता रहता है, इस बेसिस पे कि जो आपका लेंडर है वो कौन सा बेंचमार्क रेट यूज कर रहा है। आमतौर पर जो बेंचमार्क रेट होता है उसके ऊपर कुछ क्रेडिट प्रीमियम आपको देना पड़ता है, जो कि आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, और इस तरीके से आपका वेरिएबल रेट कैलकुलेट होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे सी की, जो कि है सिबिल स्कोर।
सिबिल स्कोर वो नंबर होता है जो कि लेंडर्स, बैंक्स, एनबीएफसीज ये सब लोग यूज़ करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो आपको लोन देना चाहते हैं या नहीं, और अगर देंगे तो किस इंटरेस्ट रेट पर देंगे। वो सिबिल स्कोर को यूज़ इसलिए भी करते हैं ताकि वो आपकी रिस्क प्रोफाइल को समझ सकें। 700 के नीचे स्कोर होने से आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई लोन लेना चाहें तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, या फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। सिबिल स्कोर डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे। इसका मतलब कि आपने जो भी क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं या जो भी लोन्स लिए हैं, आपने उनकी पेमेंट बराबर से या रेगुलरली की है या नहीं, इस चीज़ पे सिबिल स्कोर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे डी की, जो कि है डेट रीशेड्यूलिंग। अगर ऐसा कभी हुआ कि आपको आपके लोन को रीपे करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले आपके लेंडर के पास जाना चाहिए और अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेंडर आपको कुछ तरीके बताएंगे जिससे कि आप इस सिचुएशन से डील कर पाएँ। वो आपको कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे कि वो आपको ये बता सकते हैं कि आप थोड़े समय के लिए मॉरेटोरियम ले लीजिए। वो आपको ये भी बता सकते हैं कि कुछ समय के लिए आपको सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल का नहीं, कुछ समय के लिए। वो आपको ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आपके लोन का टेन्योर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जिससे कि मंथली प्रेशर या मंथली बर्डन जो आपके ऊपर आ रहा है वो कम हो जाए। लेकिन ये बात आपको याद रखनी होगी कि आपका एग्जिस्टिंग लेंडर आपको जो ये ऑप्शंस बता रहा है, इनके साथ एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी आता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस डिले कर रहे हैं कि आप कैसे रीपेमेंट कर पाएंगे, इनके साथ एक इंटरेस्ट बर्डन भी आता है। ऐसी स्थिति में अगर आपका एग्जिस्टिंग लेंडर आपकी मदद नहीं कर पाए, तो आप किसी और लेंडर के पास जाना भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई और लेंडर जो कि आपको थोड़े से फेवरेबल टर्म्स पे एक नया लोन आपके पहले वाले लोन को क्लोज करके दे पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई रियली होप कि आपको ये सारी जानकारी काम की लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।